चलिए अब हम लोग साउंड के अगले पार्ट में चलते हैं। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं बढ़िया से फर्स्ट पार्ट में, उसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। वही सब चीज हम लोग इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल तरंग पूरा पढ़ा दिए थे, आप लोगों को पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे? ध्यान मन में है? देखिए ध्यान से, अगर नहीं है ध्यान में तो कल सारा चीज के बारे में हम लोग पढ़ाए थे, दिखाए थे। देखिए तो ये सब सारे चीजों का अध्ययन करवाए थे कि नहीं करवाए थे? पूरा बिजोड़ तरीका से आप लोग पढ़े थे सारा चीज के बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तरंग दैर्घ्य, तरंग संख्या, आवृत्ति, आवर्तकाल, वेग, तीव्रता, आयाम, नोड, इंटरनोड, ये सब सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मैथ वगैरह भी कल बताए थे, है ना। आप लोग सब लिख लीजिएगा। और अब हम लोग जो है सीधा हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग चल रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। किसके बारे में? ध्वनि के बारे में। ध्वनि बोले तो साउंड, ध्वनि बोले तो साउंड, साउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तरंग को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। पहला भाग को हम लोगों ने कहा था यांत्रिक तरंग, दूसरे को कहा था अयांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। जब हम लोग यांत्रिक तरंग को देखे थे तो उसको दो भाग में बांटे थे। एक को कहा था हम लोगों ने अनुदैर्घ्य तरंग और एक को कहा था हम लोगों ने अनुप्रस्थ तरंग। तो उसी में हम बताए थे कि ध्वनि जो है से अनुदैर्घ्य तरंग का सबसे बढ़िया उदाहरण है ना। ध्वनि की जो तरंगे होती हैं वह किस में आती हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंग में आती हैं। पढ़ाए थे कि नहीं? सब बात बताए थे। तो आपसे कोई पूछेगा कि ध्वनि जो है वह कौन सा तरंग में है, तो बोलिएगा क्या चीज? अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सा तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग। ये तो याद ही रहेगा। अब अनुदैर्घ्य तरंग बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लॉन्गिट्यूडनल वेव, है कि नहीं? लॉन्गिट्यूडनल वेव ध्वनि इसी में आता है। अब देख लीजिएगा, ध्वनि जो है, ध्वनि जल के सतह पर अगर रहेगा तो उसकी जो तरंगे होंगी वह अनुप्रस्थ हो जाएंगे, लेकिन अगर वह जल के अंदर होगा तो उसकी जो तरंग होंगी वह हो जाएगी आपको अनुदैर्घ्य। यानी कि देख लीजिए, ध्वनि अगर कहां हो? जल के सतह पर, जल के सतह पर, जल के सतह पर ध्वनि कैसी हो जाती है? तो अनुप्रस्थ हो जाती है ना। अनुप्रस्थ बोले तो आप लोगों को हम पहले ही क्लास में पढ़ाए थे। अनुप्रस्थ बोले तो इसकी चाल जो है इस तरह से वेव टाइप का हो जाती है, ऐसे। लेकिन वही हम लोग अगर जल के अंदर की बात करें, जल के अंदर की बात करें तो जल के अंदर में यह क्या हो जाती है? अनुदैर्घ्य हो जाती है। कैसी हो जाती है? अनुदैर्घ्य। कैसी हो जाती है? अनुदैर्घ्य। याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न करती है। अनुदैर्घ्य तरंग बोले तो कैसा तरंग? तो कभी इसका माध्यम जो होगा वह क्या हो जाएगा? संघनन, माने उसको कह सकेंगे संकुचन टाइप का, माने एकदम सटा सटा टाइप का रहेगा, ऐसे ऐसे। अगर संकुचन हो जाएगा फिर क्या हो सकता है? विरलन। विरलन बोले तो थोड़ा हट हट के हो जाएगा इस तरह से। फिर क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? विरलन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? विरलन हो जाएगा। देख रहे हैं ना, माने सटेगा हटेगा, संकुचन विरलन में है। उसी को कहते हैं अनुदैर्घ्य। उसी को क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य। और अगर हम लोग जल के सतह पर बात करें, जल के सतह पर, तो उसकी जो तरंगे होती है ध्वनि की वह अनुप्रस्थ हो जाती है। अनुप्रस्थ बोले तो ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे वेव उत्पन्न करती हैं। क्लियर हो गया यहां तक का बात? हमने पढ़ाया था आपको, पहला फर्स्ट ही क्लास में हमने बताया था कि ध्वनि की जो तरंग होती है आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति बोले तो आवृत्ति पढ़ाए थे ना कि 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करे, 1 सेकंड में वह जितना बार कांप जाए, उसी को क्या बोलते हैं? आवृत्ति। तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंग के बारे में हम लोग समझ लेंगे। तो अब हम लोग जरा सा ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं प्रकार, है ना। किसके आधार पर? तो आवृत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति आप लोग को बताए भी थे। आवृत्ति मीन्स क्या चीज? 1 सेकंड में जितनी बार कंपन होगा वही उसकी क्या हो जाएगी? आवृत्ति। अगर मान के चलिए कि
1 सेकंड के अंदर में वह 4 बार ऐसे ऐसे तरंग पूरा किया तो कितनी आवृत्ति हो जाएगी? 4। कल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? कल सारा चीज बता दिए थे हम लोग। तो अब हम लोग आवृत्ति के आधार पर ध्वनि देखेंगे। तो ध्वनि 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक ध्वनि है जिसको हम लोग कहते हैं अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि क्या कहते हैं उसको? अश्रव्य ध्वनि तरंग, है कि नहीं? अश्रव्य। एक होता है जिसको कहते हैं श्रव्य, एक को क्या कहते हैं? श्रव्य। और एक को कहते हैं पराश्रव्य। पढ़ाए हैं, पहले ही क्लास में पढ़ा दिए हैं, फिर से इसको देखते चलिए। पराश्रव्य। तो ध्वनि का कितना प्रकार हो गया? 3 प्रकार। कौन कौन से प्रकार हो गए? अश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अंग्रेजी में अगर बात करेंगे तो इसका नाम है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक इसको बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। इसको कहते हैं ऑडेबल। क्या बोलते हैं? ऑडेबल। इसको क्या बोलते हैं? ऑडेबल। और पराश्रव्य को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। देखिए अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल बहुत, इसका उपयोग है। अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंग जो है, पराश्रव्य ध्वनि तरंग जो है, इसका बहुत यूज है हमारे समाज में। इसको जानना है, समझना है, एक एक बात को सीखने की कोशिश करना है। तो ध्वनि आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति मैंने बोला हमने क्या चीज? 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए इसका सीधा सा हम लोग पढ़ाए थे आपको कि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। 20 हर्ट्ज से कम का मतलब क्या है? 1 सेकंड में जिसकी आवृत्ति 20 बार कंपन से कम हो जाए। बात समझ में आ गई ना? जो 20 बार से कम कंपन करे सेकंड भर में, उस ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। उस ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो उसको कहते हैं अश्रव्य ध्वनि। क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि। तो हम क्या लिखेंगे कि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, वैसा ध्वनि जिसकी आवृत्ति है ना, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। मतलब इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो 20 हर्ट्ज से कम का मतलब क्या हो गया कि आवृत्ति कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। किससे? 20 हर्ट्ज से। यानी कि 20 हर्ट्ज ज्यादा हो गया, ठीक है ना? इसके ज्यादा, आई कम है तो इसका कमे मुंह कर दिए। तो 20 हर्ट्ज से कम हो गया आवृत्ति, माने 1 सेकंड में उसका कंपन, जिसका कंपन 20 से कम हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज है? अश्रव्य। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? सो बताइए, समझ में आ रही है सबको बात? तो 20 बार कंपन से अगर कम कंपन हो गया तो ऐसे ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? अश्रव्य। क्या कहते हैं? अश्रव्य। क्लियर हो गया? श्रव्य माने जो सुनने योग्य हो, जो कैसा हो? सुनने योग्य हो, जिसको हम लोग सुन सकें। हम लोग जिस ध्वनि को अभी बात कर रहे, चाहे आप डीजे पर गाना सुन रहे हो जो आपको सुनाई दे रहा हो, या कान में लगा करके ठेपी ठूस करके हम लोग सुनते हैं, जाता रहा परदेश बलमुआ, झाड़ के अपन केस बलमुआ, सुनते हैं कि नहीं गाना? तो जो गाना आपको है ना कान लगा करके सुन रहे हैं, या डीजे में सुन रहे हैं, है कि नहीं? या आप लोग जिस गाने को, जो आवाज हम आपको बोल रहे हैं, वो आवाज आप तक जा रही है, तो ये सब जो ध्वनि है, सुनने वाली जो ध्वनि है, उसको कहते हैं श्रव्य ध्वनि। क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। तो श्रव्य ध्वनि किसको कहेंगे? जिसकी आवृत्ति, ध्यान समझिएगा, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से ज्यादा, 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से कम हो। क्या हो? कम हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि। यानी कि हम लोग बात करें तो आवृत्ति इसकी कैसी होनी चाहिए? तो आवृत्ति होनी चाहिए 20 हर्ट्ज से ज्यादा।
20 हर्ट्ज से क्या चीज ज्यादा, 20 हर्ट्ज से ज्यादा, और 20,000 हर्ट्ज से कम। तो अगर इसे लिख दे 20 के बने 20,000, मोबाइलवा में एक 1 के बराबर 1,000, तो 20 के बराबर 20,000 लिख दिए, तो आप समझ जाइएगा, है कि नहीं। तो 20,000 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में कंपन 20 हर्ट्ज से मैंने 20 से ज्यादा होना चाहिए और 20,000 से कम होना चाहिए, वैसे ही ध्वनि को सुन सकेंगे। अगर एक सेकंड में 50 बार कंपन हुआ तो वह ध्वनि आपको सुनाई देगा। एक सेकंड में अगर वह 10,000 कंपन किया, 10,000 बार कंपन किया तो उसको हम लोग सुन सकेंगे। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा कंपन कर देगा तो क्या उसको आप सुन पाइएगा, नहीं सुन पाइएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पराश्रव्य ध्वनि। क्या बोलेंगे उसको, पराश्रव्य ध्वनि, है ना। पराश्रव्य ध्वनि किसको कहते हैं, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं सो बात। तो याद रखिएगा, इसमें क्या लिखेंगे कि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम लोग कौन सा ध्वनि कहेंगे, पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे, पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे। बात समझ में आ रही है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा मतलब क्या हो गया कि आवृत्ति जो है वह 20,000 हर्ट्ज से क्या है, ज्यादा है ना। उस ध्वनि को भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे, वह सुनने वाली ध्वनि नहीं है। क्लियर हो गया। अगर कोई कहे कि 1,000 कंपन किया तो यानी कि हाँ उसको सुन सकते हैं आप लोग, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होगा उसी ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। तो अब इस बात को समझिए, जैसे कभी कभी आपके यहाँ भूकंप आया, कस के क्या आ गया, भूकंप आ गया, तो भूकंप हम लोगों को सुनाई नहीं देगा क्योंकि उसकी ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है। उसका कंपन 1 सेकंड में 20 बार से कम होती है, समझे कि नहीं। इसलिए हम लोग भूकंप की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, भूकंप की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर भूकंप के ध्वनि आ जाए, किसकी ध्वनि आ जाए, भूकंप की, तो भूकंप की ध्वनि कैसी ध्वनि है, तो भूकंप की ध्वनि अश्रव्य ध्वनि है। ये कौन सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है। कौन सुन सकता है, कुत्ता। क्योंकि कुत्ता को सुनने की शक्ति हम लोगों से भी बहुत ज्यादा है, समझे कि नहीं। तो हम लोग भले नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, ये सबको अनुभव हो जाता है कि भूकंप आने वाला है। इसीलिए देखिएगा, भूकंप आने से पहले कुत्ता कान को खड़ा कर लेगा, है ना, भौं भौं करना शुरू कर देगा। मतलब समझ लीजिए उसको आभास हो चुका है ना, उसकी भूकंप की ध्वनि उसको सुनाई दे चुकी है ना, और कान खड़ा कर लेगा और गांव छोड़ करके भाग जाएगा, है कि नहीं, कि अब कुछ होने वाला है, समझे कि नहीं। बिल्ली वगैरह को समझ में आ जाता है, भूकंप आएगा उसको समझ में आ जाएगा, गांव छोड़ के सब भाग जाएगी, है कि नहीं। गिरेगा तो हमें पर गिर जाएगा, घर मकान तो कहाँ जाएंगे हम लोग को पता नहीं लगता, इसीलिए ना हम लोग आराम से सुतले रहते, तब भूकंप आया, गिर उड़ गया, नाक मुंह में चुरा समझ में आया कि नहीं समझ में, क्योंकि हम लोग सुन ही नहीं पाते हैं उसकी ध्वनि को, समझे कि नहीं। ध्वनि अगर सुनाई दे देता तो हम लोग भी सचेत हो जाते, भाग जाते, है कि नहीं। तो भूकंप की जो ध्वनि होती है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसको हम लोग अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, है ना, जो हम लोगों को सुनाई नहीं देती है। इसको कौन कौन लोग सुन सकता है, तो इसको सुन सकता है कुत्ता, बिल्ली, सांप, ये सब क्या कर लेता है, सुन ले सकता है। सांप के तो कान में नहीं होता, तो सुनता कैसे, वो महसूस कर लेता है। क्या कर लेता है, महसूस। वो धरती पर ना रेंग करके चलता है, तो कंपनमा होगा तो उसका शरीर हिल न जाएगा, है कि नहीं। तो वो अनुभव कर लेता है, इसलिए जो है इन लोग तुरंत भागेगा। इस सब जब कुछ होने वाला है, ऐसे नहीं कि भूकंप आएगा सब फट जाएगा, सब ओकरे में चल जाएंगे, इसीलिए वो सब कान ले लेकर भागता है, खड़ा कर करके भागता है, समझे कि नहीं। बेवजह अगर कुत्ता कान खड़ा करके भौंक रहा है तो समझ लिए कि भूकंप आने वाला है, समझे कि नहीं। तो ये सब बातों को समझने का प्रयास कीजिए। तो इसको हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन श्रव्य ध्वनि जिसको हम लोग सुन सकते हैं, इसको कौन कौन सुन सकता है, तो ये सब तो जो इसको सुन लिया तो इसको तो अवश्य सुन लेगा, है ना।
और हम लोग भी सुन सकते हैं, इसको हम लोग भी सुन सकते हैं। जैसे मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है? तो आपको सुनाई दे रही है, क्यों? क्योंकि इस हमारा जो बोल रहे हैं उसका हर्ट्ज जो है 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम है, इसीलिए आप लोग सुन पा रहे हैं। डीजे वगैरह का आवाज सुन पाते हैं, कान में लगा लेते हैं, उसकी आवाज हम लोग सुन लेते हैं, ये सब की आवाज हम लोग सुन लेते हैं। अब देख लीजिए प्राश्रव्य किसको कहेंगे? जिसकी आवृत्ति ही 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। तो इसको कौन कौन सुन सकता है? इसको कुत्ता भी सुन सकता है, बिल्ली भी सुन सकती है, चमगादड़ सुन सकता है, डॉल्फिन भी सुन सकता है। समझ में आ रही है ना बात? तो इसको कौन कौन सुन सकता है? इसको सुन सकता है आपको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, है ना? कौन? चमगादड़, डॉल्फिन, डॉल्फिन पानी में पाई जाने वाली मछली, डॉल्फिन, है कि नहीं? होता क्या है, देखिए इन लोग को उत्पन्न भी करता है प्राश्रव्य ध्वनि, इन लोग उत्पन्न करता है। चमगादड़ जो है ना, चमगादड़ जब चाय से बोलेगा उसकी ध्वनि हम लोग नहीं सुन पाते हैं, लेकिन वो कौन सा तरंग उत्पन्न किया? तो वह प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न किया। कौन सा ध्वनि उत्पन्न किया? प्राश्रव्य ध्वनि। इसका आवाज इतना तेज हाई होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा कंपन होता है उसका, माने 1 सेकंड में, इसलिए उसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, है कि नहीं? तो कोई पूछेगा आपसे कि प्राश्रव्य ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो चमगादड़। तो चमगादड़ क्या करता है? पैदा करता है। तो लिख दीजिएगा कि प्राश्रव्य ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो चमगादड़। कौन? चमगादड़। ये सब क्वेश्चन आता है। डॉल्फिन भी जब चिल्लाती है तो ये भी उत्पन्न कर सकते। चमगादड़ का आंखें नहीं होता, रतिया में घूमेगा रात में, इसको आंखें नहीं होता है, तो क्या कर रहा? चिल्लाता है, चिल्लाता है तो इसका ध्वनि पहले चल जाता है, पहले ही, है ना? क्योंकि ध्वनि बहुत तेज होती है। मैंने सोचे कंपन इसका कितना हुआ? 20,000 से ज्यादा हो रहा है कंपन, तो वो पहले चल जाता है। और किसी मार्ग में अगर टकराया तो उसको पता, रिटर्निंग होता है, उसको पता चल जाता है कि कोई है सामने, इसलिए अपनी दिशा को क्या कर लेगा? मोड़ लेता है। चमगादड़ क्या कर लेता है? मोड़ लेता है अपनी दिशा को, समझे कि नहीं? और बचाव कर लेता है। सामने से कोई चीज आ रहा है आसमान में, ये उड़ गया, इसको तो आंखें नहीं है चमगादड़ का, है कि नहीं? तो ये आवाज तेज लगाएगा, तेज लगाएगा तो इसकी आवाज वहां तक जाएगी, टकरा के आ जाएगी, और जैसे टकरा करके उसी का वजवा आ जाएगा, रिटर्न होगा, तो समझ जाता है कि कोई ना कोई चीज है, अपनी दिशा को मोड़ लेगा, समझे कि नहीं? अब अगर नहीं टकराया तो आगे में फिर बढ़ेगा, वो आगे में क्या होगा? उड़ते हुए पार हो जाएगा। तो ये आंधर रहता है, चमगादड़ वो आंधर है, डॉल्फिन वो आंधर है कि नहीं? तो भगवान तो ऐसा मशीन बनाए हैं कि भैया कुछ ना कुछ ऐसा चीज दे देंगे कि आंख नहीं भी है तभी पता चल जाएगा कि कोई मार्ग में वस्तु है पहले से। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात ना सबको? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राश्रव्य तरंग। तो देखिए ये इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। तो आपसे कुछ पूछा जाएगा कि प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न कौन कौन से लोग कर सकते हैं? तो चमगादड़ जब आवाज करेगा तो प्राश्रव्य, कुतवा थोड़ी को, कुतवा चिल्लाएगा तो प्राश्रव्य तरंग है, उसका तो आवाज हम लोग भी सुन लेते हैं। जिसकी आवाज को हम लोग सुन लेते हैं वह जो है से, है ना, इसमें आ जाएगा श्रव्य में, और जिसका नहीं सुन पाते हैं वो चला जाएगा प्राश्रव्य में, उसका ज्यादा है। या हो सकता है कि वो हो जाए अश्रव्य में, वह किसमें आ जाएगा? अश्रव्य में, या तो प्राश्रव्य में। और जिसकी आवाज सुन लेंगे, जैसे गाय चिल्लाती है तो सुन लेते हैं, भैंस चिल्लाता है सुन लेते हैं, मच्छर भनभनाता है उसकी भी आवाज हम लोग सुन लेते हैं, है कि नहीं? बड़ा पतला आवाज है उसका, एकदम लड़की वाली आवाज है मच्छर का, है कि नहीं? अब कान तरा करके भन 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 करते रहता है, तो उसकी आवाज पतली है। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो अब एक चीज और समझिए, एक था गॉल्टन नामक वैज्ञानिक, उसने एक सिटी का निर्माण किया, गॉल्टन सिटी, सिटी फुई फुई बजा वाला सिटी बजाया वो, है ना? उससे भी प्राश्रव्य तरंग निकला, उससे भी क्या निकला? प्राश्रव्य तरंग, उससे भी प्राश्रव्य ध्वनि निकलती है। तो याद रखिएगा इस चीज को। तो प्राश्रव्य ध्वनि कौन कौन उत्पन्न कर सकता है? चमगादड़, डॉल्फिन, और एक सिटी बनाया था कौन? गॉल्टन, जिसको हम लोग बोलते हैं, अपने नाम पर सिटी रख लिया, गॉल्टन सिटी। सिटी में नगर नहीं, सिटी में बजाने वाला सिटी। और यह सिटी क्या करता है? प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है, प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। आ गया समझ में? तो ये सबसे, देखिए आपको, देखिए ब्रेन ट्यूमर का इलाज कराना है तो आपको प्राश्रव्य तरंग का यूज करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? ब्रेन ट्यूमर वगैरह है सब में। या चिमनी भट्ठा की सफाई करनी है, जैसे नहीं देखता चिमनी भट्ठा है तो सब लोग करिया करिया हो जाता, काला काला लग जाता, तो कैसे साफ किया जाएगा?
तो उस चिमनी भट्ठे में हम लोग प्राश्रव्य तरंग को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? प्राश्रव्य तरंग को छोड़ देते हैं, प्राश्रव्य ध्वनि को छोड़ देते हैं। तो प्राश्रव्य ध्वनि क्या करता है? उसका एक सेकंड में 20,000 से ज्यादा बार कंपन करेगा। तो 20,000 से ज्यादा बार कंपन करेगा तो सब जितना करिया कोई खाल लगल है सब झड़ जाएगा कि नहीं झड़ जाएगा? अल्ट्रासाउंड में इसी का यूज करते हैं। ब्रेन ट्यूमर जब आपको रोग हो जाएगा तो उसमें इसका उपयोग करते हैं। दूध में जो कीटाणु पाया जाता है उसको साफ करने में इसका प्राश्रव्य ध्वनि का हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। कहां इस्तेमाल करते हैं? तनी पढ़ लेते हैं तो लिख लेते हैं। प्राश्रव्य मैंने हम लोग समझ लेते हैं प्राश्रव्य तरंग या प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग या उपयोग है कि नहीं। जरा से इसको पढ़ लेते हैं, देखिए तो आगे बढ़ाते हैं। अब लिख देते हैं प्राश्रव्य तरंग या प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक। तरंग है तो वेव, तो इसको बोल देते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव प्राश्रव्य तरंग का उपयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। आवृत्ति है कितना? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। समझ में आ गई बात? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है इसकी आवृत्ति। सोच लीजिए एक सेकंड में 20,000 से ज्यादा बार कंपन करना है। तो इसका उपयोग कहां कहां होता है इसको जरा सा ध्यान से समझेंगे। उपयोग पढ़ लीजिए। उपयोग, तो इसका उपयोग कहां होता है? तो अभी तो बताया कि चिमनी भट्ठी जो लगी हुई है उसके कालिख को दूर करने के लिए, कालिख को छुड़ाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्राश्रव्य तरंग का। तो पहला उपयोग इसका यही लिख देते हैं। क्या लिखते? तो लिखते हैं कि चिमनी भट्ठी क्या चीज? चिमनी भट्ठी में लगी हुई, चिमनी भट्ठी में लगी हुई कालिख को छुड़ाने के लिए, कालिख को छुड़ाने के लिए, कालिख को छुड़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसका? प्राश्रव्य तरंग का। किसका प्रयोग होता है? प्राश्रव्य तरंग का। दूसरा सोनार। सोनार एक यंत्र है। सोनार का मतलब ये नहीं समझा कि सोना चांदी बनाने वाला, समझेंगे? सोनार, सोनार को लिखेंगे SONAR, ये हो गया सोनार। इसका उपयोग हो जाता है जानते हैं क्या चीज से? समुद्र में अगर कोई वस्तु छुपा हुआ है, समझे कि नहीं? तो समुद्र में अगर कोई वस्तु छुपा हुआ है उसका पता लगाने के लिए हम लोग जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? सोनार, है कि नहीं? सोनार कहते हैं। यानी कि सोनार का क्या हो गया? इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। सोनार का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो सोनार का फुल फॉर्म यह क्या है? पहले इन चीज समझ लीजिए। यह क्या है? यह एक उपकरण है। यह एक क्या है? उपकरण है। आया समझ में? ये मत समझ लीजिएगा सोनार मैंने सोना जो बनाता है वो वाला। यह एक उपकरण है। यह उपकरण कहां काम आता है? तो समुद्र में छुपी हुई वस्तु का पता लगाने में, वस्तु का पता लगाने में, समुद्र में छुपी हुई वस्तु का पता लगाने में किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? तो उसका नाम क्या है? सोनार। और कहीं जो कोई पूछ दिया कि सोनार का फुल फॉर्म बताइए, तब मुंह बना दीजिएगा तो कहिएगा कि वही सोनार जगरा सोना है ना? नहीं, वो सोनार का मतलब क्या होगा? लिख लीजिए साउंड, है ना? क्या लिखते थे? एस से क्या हो गया? एस से क्या हो गया? साउंड। और इसमें एन लगा हुआ है तो एन से हो गया नेविगेशन। क्या हो गया? नेविगेशन। साउंड, नेविगेशन एंड। एन से हो गया, एसओ से हो गया साउंड, एन से हो गया नेविगेशन, है ना? एंड आर से हो गया रिंगिंग। आर से हो गया क्या चीज? रिंगिंग, है ना? रिंगिंग। तो यह क्या है? एक उपकरण है। तो साउंड, नेविगेशन एंड
रिंगिंग, है ना। फिर से बोलिए, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। यह क्या है? एक उपकरण है। और यह कहां इस्तेमाल होता है? समुद्र में छुपी हुई वस्तु का पता लगाने में इसका इस्तेमाल होता है। समझे कि नहीं? तो इसमें भी किसका कार्य होता है? प्राश्रव्य तरंग का। किसका? प्राश्रव्य ध्वनि का। एकदम पानी में छोड़ेगा, 20,000 से ज्यादा बार कंपन करेगा और पता लग जाएगा कि सामने कोई वस्तु है। आगे समझ में? सामने कोई वस्तु है। जैसे देख लीजिए, आप लोग समझिए, हम लोग देखते हैं एयरफोर्स वाले के पास एक रडार होता है, रडार, समझे कि नहीं? और कोई भी एरोप्लेन या कोई भी वैसा जहाज जो भारत के लिए खतरा महसूस करता है, उससे तो उसको गिरा देता है, समझे कि नहीं? तो रडार क्या है? रडार, रडार नोट में लिख लीजिए रडार के बारे में, RADAR, रडार के समझ लीजिए। रडार क्या है? तो RA से हो गया रेडियो, RA से क्या हो गया? रेडियो, समझ में आ रहा है? तो रेडियो है ना। D से हो गया डिटेक्टिंग, क्या हो गया? डिटेक्टिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग। आया समझ में? तो रडार वो हमको नहीं पढ़ना है अभी, हम ऐसे ही आ गया तो समझा दिया आपको, ठीक है ना। तो इसका हम लोग समझ लिए। अब समझ लीजिए, समुद्र की गहराई का पता करने में भी प्राश्रव्य तरंग की जरूरत है। समुद्र कितना गहरा है, गहराई का पता लगाने में, तो याद रखिएगा। तीसरा हम इसका यूज लिख रहे हैं, क्या चीज? तो तीसरा यूज लिख रहे हैं कि समुद्र की गहराई का पता करने में, समुद्र की गहराई का पता करने में, समुद्र की गहराई का पता करने में। अच्छा, एक चीज बताइए तो, समुद्र की गहराई पता करने वाली जो यंत्र आता है उसका नाम क्या है? जो यंत्र आता है उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइए। फेदोमीटर, क्या कहते हैं उसको? फेदोमीटर, समुद्र की गहराई का पता करने में। ठीक हो गया। तो हम इसको भी लिखवा देते हैं, गहराई को मापने वाले यंत्र का नाम क्या लिख दें? गहराई को मापने वाले यंत्र का नाम क्या नाम है? फेदोमीटर। ये सब जितना है हमको उतना हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है ना। फेदोमीटर है। चलिए, समुद्र की गहराई का पता करने में भी प्राश्रव्य तरंग की जरूरत पड़ती है। और कहां कहां इसका यूज होता है? तो दूध में उपस्थित कीटाणुओं को मारने के लिए भी। एक चीज बताइए, दूध में कीटाणु है, उसमें जाकर के प्राश्रव्य तरंग छोड़ दीजिए, क्या कहिए? जैसे जो दूध तुरंत भर में हम लोग गाड़ते हैं, गाय से भैंस से, पूरा एकदम छेनी में ऐसे ऐसे करके लगाते हैं तो पूरा दूध गरता है। देहाती हैं हम लोग, बिहारी हैं हम लोग, क्या हैं? बिहारी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, है कि नहीं? गाना सुने हैं कि नहीं? कितना सुंदर गाना है। तो क्या करते हैं हम लोग? हम भैया बिहारी है, खांटी बिहारी है। हम लोग सीधे सीधे दूध गर्म करना नहीं जानते हैं, हम लोग बाल्टिए उठा करके दूध पीना जानते हैं, है कि नहीं? आई कहते ये एकदम पक्का अहिर है कि नहीं? ये तो आउ लगा देगा मुंह होकरे में, एकदम डायरेक्ट चुगला देगा उसे ही, है कि नहीं? तो ठीक है, जरूरी भी है कि नहीं? तो अब समझिए ध्यान से। लेकिन वह दूध में कीटाणु हो जाता है। क्या हो जाता है? कीटाणु। हम लोगों को दूध हमेशा गर्म करके पीना चाहिए ताकि कीटाणु क्या हो जाए? मर जाए। तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? प्राश्रव्य तरंग का। किसका? प्राश्रव्य तरंग का। वो जब जाएगा एक सेकंड में 20,000 से ऊपर बार कंपन करेगा तो एको कीटाणु रहेगा? तोरे अगर 20,000 बार इसी से हिला देंगे तो तू तो थोड़ा देर लगे बेहोश हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर एक बार में हिला दिया पूरा कस के एकदम 20,000 बार से ज्यादा हिला देगा, एको कीटाणु बचेगा दूध में जी? सोचिए, एको कीटाणु बचेगा? नहीं। तो याद रखिए, ध्यान से समझिए। तो क्या लिखेंगे कि दूध में उपस्थित कीटाणुओं को मारने के लिए, कीटाणुओं को
मारने के लिए। हम किसका उपयोग पढ़ा रहे हैं? प्राश्रव्य तरंग का हम लोग उपयोग आपको पढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, बीमारी का इलाज करने के लिए भी, बीमारी में इलाज में भी इसका उपयोग होता है। समझे? देखिए ध्यान से, किसमें? बीमारी के इलाज में, बीमारी के इलाज में। इधर देखो, बीमारी के इलाज में। अब कौन कौन सी बीमारी के इलाज में, जरा देखिए। देखिए, गठिया रोग किसी को हो जाएगा तो गठिया रोग के उपचार में, गठिया रोग के उपचार में, गठिया रोग ठेहुना उना में देखिएगा, बूढ़ा बूढ़ी के क्या हो जाता है, एक तो द्रव्य पाया जाता है हड्डियों के जोड़ में जिसको कहते हैं सेलेनेवियल द्रव्य। बायोलॉजी में पढ़ाए होंगे हम आपको, है ना। इस सब में क्या पाया जाता है? जहां जहां से हड्डियां मुड़ती हैं, जब जितना देखें सब में सेलेनेवियल द्रव्य पाया जाता है। और अगर सेलेनेवियल द्रव्य की मात्रा आपके शरीर से कम हो जाएगी तो चोए चोए करेगा, हड्डियां कैसा करेगा? चोए चोए। एक तरह से समझिए कि ग्रीस का काम करता है। क्या चीज का काम करता है? ग्रीस का। ग्रीस का क्या काम है? आसानी से किसी चीज को माने ये होने मोड़ने देना, है कि नहीं। आप देखिए ना, अगर आपके घर में कोई दरवाजा वरवाजा ज्यादा कठिनाई से लग रहा है तो उसमें ग्रीस वगैरह लगा, या देखिएगा ग्रीस का इस्तेमाल आप लोग देखिएगा गाड़ियों में बहुत ज्यादा होता है। टायर वगैरह जहां पे रहता है उसमें अगर लगा दिया जाए ग्रीस तो वह बढ़िया से क्या करता है? नाचता है। क्या बदमाशी क्यों कर रहे हैं? है? तो वो नाचने लगता है, वो चिकना हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? नाचने लगता है। तो उसी तरह से आपके शरीर में हड्डियों के जोड़ पर सेलेनेवियल द्रव पाया जाता है। याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा। हम सिर्फ इसी बात बना नहीं रहे हैं, सिखा रहे हैं, ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं। सेलेनेवियल द्रव्य, समझे कि नहीं। और सेलेनेवियल द्रव्य नहीं रहेगा तो यह हड्डियों को मोड़ने नहीं देगा। अगर कमेगा तो चोई चोई की आवाज आएगी या पट पुट की आवाज आएगी, समझे कि नहीं। और अगर उसकी मात्रा एकदम आपके शरीर से घट जाएगी तो फिर आपका ये हड्डी जो है मुड़ने नहीं देगा। और मुड़ने नहीं देगा तो आप चलने में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि चलने में देखिए मुड़ रहा है, देखिए फिर चल रहे हैं तो मुड़ रहा है, चल रहेंगे तो मुड़ेगा, मुड़ने ही नहीं देगा तो आपको गठिया की बीमारी हो जाएगी। उस गठिया के रोग के उपचार में हम लोग प्राश्रव्य तरंग का यूज करते हैं, क्योंकि कंपन करवाना है उसमें। जब तक कंपन होगा नहीं तब तक झटका देगा नहीं उसको, तब तक गठिया रोग सही नहीं होगा। तो उसके इलाज में इसका उपयोग होता है। साथ ही इसका उपयोग और कहां होता है? अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड में देखिए, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम लोग शरीर के अंदर की चीजों को देख पाते हैं। तो अल्ट्रा साउंड में, इसका नाम ही है प्राश्रव्य तरंग का, अल्ट्रासोनिक। इसका उपयोग ही होता है अल्ट्रासाउंड में। किसमें? अल्ट्रासाउंड में या ईसीजी में। ईसीजी का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? ईसीजी जिसको हार्ट वगैरह की बीमारी है, हार्ट बढ़िया से पंपिंग बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए आपको ईसीजी करवाना पड़ता है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है ना, इलेक्ट्रिक कार्डियक, है ना। ई से हो गया इलेक्ट्रिक, सी से हो गया कार्डियक और जी से हो गया ग्राफ, इलेक्ट्रिक कार्डियक ग्राफ, समझे कि नहीं। ईसीजी, है ना, बल्कि लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल कार्डियक ग्राफ, है ना, ईसीजी का पता लगाने में। यही नहीं, आप लोग प्राश्रव्य तरंग का यूज हम लोग करते हैं कहां? हमारे गर्भ में लड़का है या लड़की, इस बात का पता लगाने में, है ना। बच्चे का लिंग पता लगाने में कि लड़का है कि लड़की है, इस बात का पता लगाने में भी हम लोग प्राश्रव्य तरंग का यूज करते हैं। यानी कह सकते हैं कि भ्रूण की जांच में, किसमें? भ्रूण की जांच में, भ्रूण की जांच में भी इसका उपयोग होता है। और यही नहीं, अगर ब्रेन में कैंसर हो जाता है तो ब्रेन की जो कैंसर होता है उसको ट्यूमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर की जांच में, ब्रेन ट्यूमर की जांच में, ब्रेन ट्यूमर की जांच में
ट्यूमर बोले तो कैंसर ही है, लेकिन कैंसर हो गया भयंकर चीज और उसका स्टार्टिंग हो गया ट्यूमर। तो ब्रेन में तो थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो गया तो खत्म कहानी, उतना होने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि ब्रेन में तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं जो होती हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और न्यूरॉन सेल का डिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए ब्रेन की बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है ना। और ब्रेन में ट्यूमर कैसे हो जाता है, तो ब्रेन में 90% होता है क्या चीज, आपको न्यूरॉन्स, और 10% होता है गेलियल सेल। कौन सा सेल, गेलियल सेल। तो न्यूरॉन तो भैया सेल डिवीजन करता नहीं है, कोशिका का विभाजन करता नहीं है, लेकिन ये जो गेलियल सेल है ये जब कोशिका का विभाजन करेगा तो आवश्यकता से अधिक कर देगा, और जब आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो आवश्यकता से अधिक सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। वही क्या कहलाता है, कैंसर। समझे कि नहीं, आवश्यकता से अधिक कोशिका विभाजन ही क्या है, कैंसर है। और कैंसर का पहला प्रारंभ क्या है, ट्यूमर है। ब्रेन में हुआ तो ट्यूमरे कहलाता है, ट्यूमरे में आदमी समाप्त हो जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर की जांच में होता है। तो इतना सारा प्रयोग है प्राश्रव्य तरंग का। समझ में आ रही है कि नहीं बात आप लोगों को। अब आगे देख लीजिए, अब ध्वनि की विशेषताएं समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, ध्वनि की विशेषताएं, है ना। साउंड का क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, ध्वनि की विशेषताएं। ध्वनि की विशेषताएं, इसकी विशेषता क्या क्या चीज है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो ध्वनि की विशेषता को जानना है तो आप इसको 3 चीजों से जान सकते हैं, यानी कि इसकी 3 विशेषता है प्रमुख। पहला है तीव्रता। तीव्रता बोले तो प्रबलता, तीव्रता या प्रबलता, समझे कि नहीं, तीव्रता या प्रबलता। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाउडनेस। क्या कहते हैं, लाउडनेस, लाउडनेस कहते हैं। तीव्रता के बारे में कल ही पढ़ाए थे, इंटेंसिटी। क्या पढ़ाए थे, इंटेंसिटी। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। आप देखिए कल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, जरा सा देख लेते हैं, क्या दिक्कत है भैया। देखिए कल पढ़ाए होंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा। देखिए तीव्रता को हम लोग किसमें नापते हैं, तीव्रता को इंटेंसिटी, वाट प्रति मीटर स्क्वायर में। देखिए तीव्रता को हम लोग किसमें नापते हैं, है ना, इसका मात्रक क्या है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तीव्रता या प्रबलता, है कि नहीं, तीव्रता या प्रबलता। तो इंटेंसिटी ध्वनि की विशेषता में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, है ना, तीव्रता या प्रबलता। दूसरा इसकी विशेषता क्या है, तो इसका है ना इसका है क्या चीज, पिच। पिच बोले तो सीधा बढ़ जाइए, पिच बोले तो क्या चीज, तारतत्व, है ना, तारत्व, तारत्व, है ना, क्या चीज, तारत्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिच। ध्वनि इस पर भी डिपेंड है। और तीसरी इसकी मुख्य विशेषता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुणता। क्या बोलते हैं, गुणता। इसको जरा समझना है गुणता के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी। क्या कहते हैं, क्वालिटी। तो समझिए तीव्रता या प्रबलता। तीव्रता या प्रबलता का मतलब हो गया ध्वनि का तेज या कम, तेज या धीमा, तेज या धीमा। यानी बोले तो ध्वनि, बोले तो क्या, तेज या धीमा, तेज या धीमा, है कि नहीं। तेज या धीमा अगर आपको सुनाई दे रहा है, तो अगर किसी की ध्वनि बहुत तेज सुनाई दे रही है या धीमा सुनाई दे रही है तो किसके कारण से सुनाई दे रही है। तो अगर आपको ध्वनि तेज सुनाई दे रहा है या धीमा सुनाई दे रहा है तो उसकी तीव्रता की बदौलत, किसकी बदौलत, तीव्रता की बदौलत। यानी कि ध्वनि का तेज होना या धीमा होना निर्भर करता है उसकी तीव्रता या प्रबलता पर। किस पर निर्भर करता है, उसकी तीव्रता या प्रबलता पर। यानी कि ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना, है ना, तेज या धीमा सुनाई देना, एक मिनट, हाँ, सुनाई देना किस पर निर्भर करता है,
तीव्रता या प्रबलता पर निर्भर करता है। तीव्रता या प्रबलता पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। अगर देखिए तीव्रता ज्यादा है, सीधा बैठिए ना जी, डिस्टर्ब कीजिएगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। अगर तीव्रता या प्रबलता ज्यादा है तो ध्वनि आपको ज्यादा सुनाई देगा। जैसे हम लोग वॉल्यूम बढ़ा करके क्या कर देते हैं, तीव्रता को तेज कर देते हैं तो साउंड ज्यादा सुनाई देता है ना। अगर तीव्रता को कम कर दीजिएगा तो ध्वनि क्या हो जाएगा, कम सुनाई देगा। समझे कि नहीं, यानी कि उसका आवाज क्या हो जाएगा, धीमा। तो अगर आपको ज्यादा साउंड सुनाई दे रहा है तो तीव्रता उसकी ज्यादा है, कम सुनाई दे रहा है तो उसकी प्रबलता क्या है, कम है। उसकी प्रबलता क्या है, कम है। समझ में आ रही है बात। तो इसका तीव्रता या प्रबलता पर निर्भर करता है। जबकि तारत्व क्या है, तारत्व जो है ध्वनि का, इसको समझिए। जैसे देखिए मोटा या पतला में इसको व्यक्त करते हैं। किसमें, मोटा या पतला। आप देखिएगा किसी किसी की आवाज मोटा होगा या पतला होगा। जैसे देखिएगा लड़का की आवाज मोटा होता है, लड़का की आवाज कैसा होता है, मोटा। और लड़की की आवाज देखिए कैसा है, पतला। तो लड़का या लड़की की आवाज में अंतर है कि नहीं है? लड़का और लड़की की आवाज में बहुत अंतर है। लड़का की आवाज मोटा होता है। तो यह मोटा किसकी वजह से हुआ, तो तारत्व जो है उसकी मात्रा क्या है, माने कम है। तारत्व की मात्रा क्या है, कम है। पिच की मात्रा क्या है, कम है। तो जब आवाज में पिच की मात्रा कम होगी तो आवाज मोटा होगा, और आवाज में पिच की मात्रा ज्यादा होगी, है ना। तारत्व ज्यादा होगा तो अब मैंने क्या हो जाएगा, तारत्व ज्यादा का मतलब क्या, तारत्व अगर ज्यादा है तो आवृत्ति ज्यादा है। तारत्व ज्यादा है तो आवृत्ति ज्यादा है, तारत्व कम है तो आवृत्ति कम है। समझे कि नहीं? तो ध्यान से समझिएगा। तो मोटा या पतला होना, आवाज मोटा या पतला होना, यह किस पर निर्भर करता है, तो होना यह तारत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तारत्व पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, तारत्व पर निर्भर करता है। जैसे देखिए अगर लड़का है तो आपकी आवाज क्या हो जाएगी, लगभग मोटा हो जाएगा। तो मोटा किसकी आवाज होती है, लड़का का होता है। और पतला आवाज किसकी होती है, लड़की की होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लड़की की आवाज क्या है, पतला है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि तारत्व जो है वह ज्यादा है। तारत्व ज्यादा का मतलब क्या हो गया, आवृत्ति क्या है इसका, ज्यादा है। आवृत्ति क्या है, ज्यादा। आवृत्ति ज्यादा का मतलब क्या है, कंपन ज्यादा है। आवृत्ति ज्यादा का मतलब क्या है, कंपन ज्यादा है। लड़का के आवाज में तारत्व कम है यानी कि आवृत्ति कम है, यानी कि कंपन कम है ना। लड़के के आवाज में कंपन कम है। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं? सो देखिए मच्छर का आवाज भी देखिए कितना पतला है, कांत रहता है, भन 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 भन, एकदम लड़की जैसे आवाज करता है, एकदम आता है, कहता है, क्या कहता है कि कमजोर हो गया हूं ऐ सनम तेरी जुदाई से। क्या कहता है कनवातर आकर के कि कमजोर हो गया हूं ऐ सनम तेरी जुदाई से, कि अब मच्छर भी उठा करके ले जाते हैं हमको चरपाई से। समझे कि नहीं? भन भनाता है कि नहीं? शांति शांति। अच्छा हो गया। तो ये बात तू बोलता है कि नहीं? और आके कान पर गाना गाता है बहुत बढ़िया बढ़िया, है ना। नींद चुरा लिया तूने, नींद चुरा लिया तूने, है कि नहीं? गाना गाता है मच्छर आकर। तो उसकी आवाज कैसी होती है, मच्छर की आवाज पतली। तो लड़की से किसको जोड़ दिए, मच्छर। शेर की आवाज कैसा होता है, मोटा। तो लड़का को शेर से जोड़ देते हैं, है ना। लड़का शेर ये सब का आवाज कैसा होता है, मोटा, है कि नहीं? कोयल की आवाज कितना मधुर है, पतला है, कोयल है। और कौआ की आवाज कितना मोटा है, जितना बकलोल है सब जाएगा लड़का वाला में जाएगा, है कि नहीं? जितना बढ़िया चीज है, लड़की है, मच्छर है, कोयल है कि नहीं? ये सब जाएगा किसमें, बताइए किसमें जाएगा, पतला आवाज में जाएगा। बोलता ही नहीं है, किसमें जाएगा, पतला आवाज।
या कोई भी तरह वाद्य यंत्र सुनते हैं, जैसे गिटार की आवाज, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, अगर मैं आवाज गिटार बड़ा त्रिन 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 करते रहेगा, है कि नहीं। ढोलक की आवाज देखते कितना मधुर है कि नहीं। ढोलक की आवाज, बैंजू की आवाज, है कि नहीं। ये सब की आवाज, जितने भी वाद्य यंत्र है, हारमोनियम की आवाज, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, सबका आवाज कैसा होता है, पतला, है कि नहीं, पतला। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझे, कि जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो सब का तारत्व क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि आवृत्ति क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए इस सब की आवाज बहुत सुंदर। बांसुरी बजाता है, कितना अधिक बढ़िया से बजाता है बांसुरी, उसका तारत्व क्या है, बहुत ज्यादा, आवृत्ति बहुत ज्यादा। समझ में आ रही है ना। इसलिए आवाज उसकी पतली और मधुर निकलती है। और जिसका तारत्व बहुत कम है, यानी कि आवाज रहेगा एकदम में ढकवानी है, टर टर टर, है कि नहीं। गदहवन नेता करेगा, है कि नहीं। ढेचू 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 करेगा, है कि नहीं। जैसे लड़का उसी में आता है, समझे कि नहीं, गदहवे में आता है लड़का वो। तो याद रखिएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। देखिए, ध्वनि अगर साउंड में पूरा सुनाई दे रहा है तो वह उसकी तीव्रता पर निर्भर है। साउंड अगर कम सुनाई दे रहा है तो वह उसकी तीव्रता पर निर्भर है। लेकिन आवाज मोटा सुनाई दे रहा है तो वह उसका तारत्व पर निर्भर करता है। अगर आवाज पतला सुनाई दे रहा है तो वह उसके तारत्व पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात। अब जरा समझ लेते हैं गुणता। क्या समझ लेते हैं, गुणता। गुणता, क्वालिटी किसे कहेंगे। तो देखिए, क्वालिटी किसे कहेंगे इसको समझिए। क्वालिटी किसे कहेंगे, गुणता वह कारण है जिसकी वजह से आप किसी की भी ध्वनि को पहचान लेते हैं। बहुत सारे ध्वनि है, पहचान लेते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे ध्वनियों में उसको पहचान लेते हैं। क्यों हो, ये लगता है कि आवाज बिट्टू सर का है क्या, बड़ा अच्छा अच्छा शायर बोल रहे हैं, बिट्टू सर होइबे करेंगे, है कि नहीं। कभी कभी हम लोग गाना सुनते हैं, अरे राम, ये तो खेसरिया के लगता है कि गा रहा है जी, खेसारी लाल गा रहा है। अरे ये आवाज तो पवन सिंह का है जी। हम लोग कैसे पहचानते हैं, आवाज सुन करके क्यों पहचान लेते हैं, समझिए इस मैटर को। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साउंड पढ़ रहे हैं, तो समझिए। हम लोग सिर्फ बिना देखे हुए आवाज सुन करके ये पता लगा लेते हैं कि यह आवाज किसकी है। यह किस पर निर्भर है, ध्वनि की गुणता पर। किस पर निर्भर है, ध्वनि की गुणता पर। तो गुणता क्या हो गया, गुणता किसको कहेंगे, तो गुणता ध्वनि का वह कारण है जिससे हम किसी की ध्वनि को पहचानते हैं। यानी कि हम लोग पहचान लेते हैं कि किसकी ध्वनि है। आपको फोन करते हैं तो आवाज जैसे आप लगाते हैं किसी के पास और उठा कोई और लेता है तो जल्दी उसे नहीं बतियाते हैं, अरे हम लगाए थे फलना के पास, तो उठा लिया, और बापा का उठा लिया, अरे बाप, है कि नहीं। अब जैसे आवाज नहीं बोल रहा है, अरे कौन है जी, हेलो, बोलिए नहीं रहा इधर से, हेलो गेलो, है कि नहीं। अब ना, लेकिन फिर लगाए काट करके, और जैसे ही आपकी वाली उठाई, हेलो कौन, कौन बोल रहे हैं, हेलो कौन, हेलो कौन, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, है कि नहीं। आहा मेरी वाली, अच्छा खाना खाई, कैसी हो, आई लव यू, है कि नहीं। समझ जाते हैं, सोए सोए समझिए बात को, पता लगा लिए कि नहीं। ये पता लगता है कि नहीं कि किसकी आवाज है। आवाज से पता लगता है कि दूसरा कोई क्या बतिया रहा है, ये लगता है कि बीटू सर नहीं है, ये धीरे सर वाला आवाज आ रहा है। कैसे, गुणता से पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हैं, गुणता से। ध्वनि को कैसे पहचानते हैं, गुणता से। तो गुणता का पहले लिखवा देते परिभाषा कि गुणता वह कारण है, गुणता क्या है, वह कारण है जिससे हम है ना, किसी की ध्वनि को
पहचान लेते हैं। किसी की ध्वनि को क्या करते हैं? पहचान लेते हैं। समझे कि नहीं? किसी की ध्वनि को क्या करते हैं? पहचान लेते हैं, है कि नहीं? अब देख लीजिए, देखिए गुणता जो है कि नहीं, तीव्रता कितनाहू हो, तीव्रता समान हो, तरत्व समान हो जाए, तब भी आप ध्वनि को पहचान लीजिएगा। तब भी आप किसी को क्या क्या कीजिएगा? आवाज को आप लोग पहचान लीजिएगा। फिर भी ध्वनि को पहचानना गुणता कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणता कहलाता है। समझे कि नहीं? देखिए ध्यान से, कितनाहू साउंड हो, ढेर सारे ध्वनि आपके सुनाई दे रहा हो, आवाज कितनाहू तेज हो, तीव्रता कितनाहू हो, तीव्रता समान, तारत्व समान, तारत्व समान, कुछ भी हो जाए, साउंड कितना हो तेज हो, कितना हो धीमा हो, उससे मतलब नहीं है। आवाज कितना हो मोटा, कितना हो पतला हो, उससे मतलब नहीं है। हम लोग फिर भी किसी की ध्वनि को पहचान लेते हैं। किसके कारण संभव हो पाता है? गुणता के कारण, है ना? किसके कारण? गुणता के कारण। फिर भी ध्वनि हम पहचानते हैं, फिर भी ध्वनि को पहचान लेते हैं, पहचान लेते हैं। यह किसके द्वारा संभव है? यह गुणता के कारण ही संभव है, गुणता के कारण ही संभव है। यह गुणता के कारण ही क्या है? संभव है। आप अपने दोस्त की आवाज पहचान लेते हैं गुणता के कारण। किसके कारण? गुणता के कारण। ध्यान समझिएगा। देखिए देखिए एग्जाम्पल में देते हैं, अपने दोस्त की आवाज पहचानते हैं कि नहीं पहचान लेते हैं? आप बता सकते हैं कि यह किसकी आवाज है? अपने रिलेशन में फुआ है, मौसी है, दीदी है ना, जीजा जी हैं, है ना, इस सब की आवाज आप कैसे पहचान लेते हैं? उनकी आवाज अगर एक बार सुन लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो इनकी आवाज है। आप में ये गुणता है पहचानने का। समझे कि नहीं? तो वो आवाज की आवाजें ना है, वो भी तो आवाजें है, उसको पहचानने का गुण यह किस पर निर्भर करता है? गुणता पर, है ना? तो अपने रिलेशन की आवाज, अपने रिलेशन की आवाज, अब अगर किसी का आवाज अगर नहीं सुने हुए, मौसा की आवाज आप नहीं सुन ले हैं, कौन? तो हम बोले थी वो फलना जगह से आए, किनसे बात करना है जी? अरे भाई हम लगा रहे हैं फलनवे के पास, आपके पास आओ कहने से। कौन? किसको खोज रहे हैं? मम्मी के। अच्छा अच्छा, दे रहे हैं, दीजिए ना। लड़का पहचान लगा था, कहनो सुन में ना किया था इसलिए नहीं पहचाना। गुणता उसके पास है, ये नहीं था आपके आवाज का, तो नहीं पहचान पाया। और जिसका एक बार सुन लेते हैं, जैसे ही उधर से किया हेलो, हाँ मौसा, अच्छा अच्छा, दे रहे हैं मौसी के फोन, पहचान लिए कि नहीं पहचान लिए? समझे कि नहीं? तो अपने रिलेशन की आवाज, विभिन्न गायकों की आवाज, विभिन्न गायकों की आवाज, हाँ ये पवन सिंह ही रे, ये आवाज एकदम लगी थी नीलकमल सिंह के है। अरे ये आवाज तो एकदम कलुआ वाला है कि नहीं? कैसे पहचान लिए? गुणता की वजह से। कैसे? गुणता की वजह। हिंदी सॉन्ग में भी बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे कि अरे ये आवाज तो कुमार सानू जी का है, उदित नारायण की आवाज है, अरे ये तो एकदम लग रहा है कि सुनिधि चौहान का आवाज है कि नहीं? अरे ये तो लता मंगेशकर का है कि नहीं? आप लोग पता, आशा भोसले की आवाज है, वाह, है ना? किशोर कुमार की आवाज है, अरे तो मोहम्मद रफी साहब की आवाज है। पहचानते हैं किसके? गुणता के आधार पर। बिना जैसे सिर्फ सॉन्ग बजा और हम लोग पहचान लेते हैं कि ये किनकी आवाज है कि नहीं? तो वो गुणता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गुणता पर। जैसे अगर आपको बैंजू बजता है तो पहचाना कि बैंजू की आवाज है, ढोलक बजता है तो पहचाना कि ढोलक वाली आवाज है। ढोलक बजा तो कहां कहते हैं कि अथरिया की आवाज आ रहा है? ढोलक बजा ढोलके नहीं कहते हैं, हारमोनियम की आवाज, गिटार की आवाज,
है कि नहीं, पैड की आवाज है कि नहीं, नाल की आवाज, सबको पहचानते हैं। वाद्य यंत्रों की आवाज को अगर पहचानते हैं तो यह गुणता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गुणता पर निर्भर करता है। तो विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज, ये सब को हम लोग पहचानते हैं कि नहीं? तो ये सब कैसे पहचानते हैं? तो ये सब को गुणता के कारण पहचानते हैं। ये सब को गुणता के कारण पहचानते हैं। यहां तक समझ में आया सबको? तो ये सब हम लोग कैसे पहचानते हैं? गुणता के कारण पहचानते हैं। अब जरा सा हम लोग आगे पढ़ लेते हैं ध्वनि का वेग। क्या पढ़ लेते हैं? ध्वनि का वेग। समय है ना अभी? देख लीजिए जरा, समय है क्या? कितना बज गया? कितना बज गया देखिए तो। ओहो, जल्दी जल्दी देख लीजिए। अब अगला टॉपिक देख लीजिए, समय कम हो गया। ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेग को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। और ध्वनि को क्या कहते हैं? साउंड। तो ध्वनि का वेग को क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये सब पढ़ाए हुए हैं, सिर्फ इसको हम लोग दोहरा रहे हैं एक तरह से। वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखिए साउंड का जो वेग है, तो साउंड का वेग सबसे पहले देखिए ये कैसा तरंग है? साउंड तो यांत्रिक तरंग है। साउंड कैसा तरंग है? तो यांत्रिक तरंग। कोई आपसे पूछेगा, हम बार बार इसी बात को पढ़ा रहे हैं। ध्वनि का जो वेग हो, ध्वनि का जो तरंग होता है वो कैसा तरंग है? यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग में भी कैसा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य। समझ में आ गया बात की नहीं? कैसा है? अनुदैर्घ्य। क्या ध्वनि में माध्यम होता है? तो माध्यम है तभी ना सुनाई देगा। इसमें बोलता है ध्वनि में ऐसे माध्यम है। ध्वनि में क्या है? माध्यम है। अच्छा, इसका वेग अगर निर्वात में सुने, जहां हवा भी नहीं हो, क्या ध्वनि सुनाई देगी हमको? तो निर्वात में ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? शून्य। क्या हो जाता है? शून्य। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेग कहां? निर्वात में। वेग निर्वात में क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। हम लोग सुन नहीं सकते हैं। अब बताइए, हमको यहां से वहां तक सुनाई दे रहा है आपको आवाज, हम यहां बोल रहे हैं, आपको वहां सुनाई दे रहा है। तो यह किसके माध्यम से? ठोस के माध्यम से कि द्रव के माध्यम से कि गैस के माध्यम से? गैस के माध्यम से। किस माध्यम से? गैस के माध्यम से। किस माध्यम से? गैस के माध्यम से। लेकिन सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग किसमें होता है? ठोस में। किसमें होता है? सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, उसके बाद कहां? गैस में। समझ में आ रही है बात? आपसे कोई पूछेगा वायु में ध्वनि का वेग, पढ़ाए थे ना, भुला गए? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड बताए थे कि नहीं बताए थे? 300, वही चीज तो पढ़ा रहे हैं, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम लोग जल में कहें कि जल में ध्वनि का वेग कितना है, भुला गए होंगे, देखिए जरा सा। जल में ध्वनि का वेग 1458 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमको बताइए, अगर लोहा की हम लोग बात करेंगे तो लोहा में ध्वनि का वेग बताइए। वाह, सबका बताए थे हम लोग 5130 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या एल्युमिनियम में बताइए सबसे ज्यादा? कितना? 420 मीटर प्रति सेकंड। चलिए, ये हो गया आप लोगों का। यहां तक की बात आप जानते हैं। चलिए आगे देखिए। सबसे पहले देखिए ध्यान से, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे ठोस में है द्रव में चला गया, ठोस है या गैस में चला गया, या द्रव में है तो गैस में आ गया, द्रव में है ठोस में आ गया, या गैस से द्रव में आया, या गैस से ठोस में आया, माने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वेग और वेग या तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। या तो कमेगा या तो बढ़ेगा, या तो कम सकता है या तो बढ़ सकता है।
कुल मिला जुला के परिवर्तित तो हो ना गया, कमा तभी परिवर्तित, बढ़ा तभी परिवर्तित, है कि नहीं? लेकिन आवृत्ति बदलेगा नहीं, आवृत्ति चेंज नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, समझे कि नहीं? तो क्या हम लोग लिख रहे हैं कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेग तथा तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और कौन ऐसा चीज है जो परिवर्तित नहीं होता है? तो आवृत्ति। तो लिख देंगे लेकिन आवृत्ति बदलती नहीं है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। आ रहा समझ में? आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो ध्वनि का वेग किस चीज पर निर्भर करता है बताइए? तो आपसे कोई पूछ देगा कि ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आ जाएगा कि ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान से समझिए, ध्वनि का वेग जो है आपको निर्भर करेगा तापमान पर। किस पर? तापमान पर। किस पर निर्भर करेगा? आर्द्रता पर, आर्द्रता माने नमी पर। और किस पर निर्भर करेगा? तो और निर्भर करेगा आपको प्रत्यास्था पर, यानी कि इलास्टिसिटी पर, है ना, इलास्टिसिटी पर, समझे कि नहीं? तो उसको क्या बोलेंगे, है ना, प्रत्यास्थापता पर। और क्या चीज पर निर्भर करेगा? तो घनत्व पर। किस पर? घनत्व पर। और क्या चीज पर असर करेगा? तो अनुभार पर। और क्या चीज पर असर करेगा? तो दाब पर। यही 6 चीजों पर, है ना, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। कैसे निर्भर करेगा? तो ध्यान से समझिए, तापमान अगर ताप अगर ज्यादा होगा तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? ज्यादा। ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? ज्यादा। तब बताइए, एक है वायु 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एक वायु है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एक वायु है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एक वायु है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्वनि का वेग किस पर ज्यादा होगा? 40 डिग्री पर। आगे समझ में? आर्द्रता बोले तो नमी। अगर नमी बढ़ेगी तो वेग क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए बरसात के दिन में मेढकवा ज्यादा टर टर करता है, उसका आवाज ज्यादा सुनाई देता है, टर 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 करते रहता है, समझे कि नहीं? प्रत्यास्था पर, इसका मतलब समझ लीजिए, इलास्टिसिटी पर। इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? इलास्टिसिटी किसको कहते हैं बताइए तो जरा। प्रत्यास्था पर किसको कहते हैं? यदि किसी की आकृति चेंज हो गई, यदि किसी की आकृति क्या हो गई? चेंज, और पुनः उसी आकृति में जो लौटने की क्षमता होती है, आकृति चेंज हो गया लेकिन पुनः पहले वाला स्थिति में आ जाएगा, पुनः पहले वाला आकृति में आ जाएगा, इसी चीज को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। जैसे देखिए, आप क्या कीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। आप देखते हैं ओशन का मैंने बैलूनवा को दबा देते हैं और छोड़ते हैं तो फिर पहले जैसन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? या वैसा खिलौना देखिएगा जिसको एकदम ममोर चमोर करके एकदम दूसरा चीज बना दीजिए, अब छोड़िएगा तो फिर पहले जैसन हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी की वजह से वह पुनः पहले वाला स्वरूप में आ जाता है। तो अगर प्रत्यास्थापकता बढ़ेगी तो वेग क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। लेकिन यहां से समझ लीजिए, घनत्व किसको कहेंगे? कम चीज में ज्यादा। गांव की जनसंख्या, गांव का घनत्व ज्यादा कि कम? कम। ज्यादा जगह में कम आदमी है, घनत्व ज्यादा हो गया। और शहर का घनत्व क्या है? ज्यादा। कम जगह में ज्यादा आदमी है तो घनत्व क्या हो गया? ज्यादा। तो घनत्व बढ़ेगा माने कम जगह में ढेर सारा लोग है तो ध्वनिया कम ना सुनाई देगा। ऐसे अभी आप लोग हैं, इतना बच्चा तो ध्वनि सुनाई दे रहा है, एक में भर दिए 500 तो सुनाई देगा मेरा ध्वनि? ना सुनाई देगा। तो जब घनत्व ज्यादा
तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? कम। और अनुभार ज्यादा, अनुभार का मतलब क्या चीज? कोई वस्तु ज्यादा भारी है, जैसे दीवार है, दीवार के जगह पर और 4 गो दीवार खड़ा कर देंगे तो पट्टी से ऊपर मेरा ध्वनि फिर जा पाएगा? नहीं। तो अनुभार ज्यादा तो वेग क्या हो जाएगा? कम। वेग क्या हो जाएगा? कम। लेकिन दाब अगर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो दाब ज्यादा हो या कम हो, ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब ज्यादा हो या कम हो, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आ गया समझ में? वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कल पढ़ाएंगे मैक संख्या के बारे में बढ़िया से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।